आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं कमर गौस। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनके नाम से ही बदमाशों में खौफ नजर आने लगता है। संस्कार धानी में अपराधों पर नकेल कसने के लिए ये दबंग अफसर हमेशा एक्शन मोड पर नजर आते हैं। चलिए आपको भी मिलवाते हैं रियल लाइफ के सिंघम और राजनांदगांव के एडिशनल एसपी राहुल शर्मा जी से। सर, आपका स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में। जी धन्यवाद। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि हमने आपको हमेशा सख्त और कठोर फैसलों के साथ टीम का नेतृत्व करते हुए आपको देखा है। आज आप हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी पुलिस सेवा की यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और आपको क्या प्रेरित करता है इस फील्ड? पुलिस सेवा की शुरुआत मैंने लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी, उसमें पुलिस अधीक्षक के रूप में चयनित हुआ। और पुलिस में आपको एक अच्छा अवसर मिलता है कि जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति आपके पास आता है वो आप तत्काल उसकी समस्या को सुलझाने की अवस्था में रहते हैं, और जब उनकी समस्याएं सुलझ जाती हैं तो उससे एक आपको काफ़ी आत्मिक संतुष्टि मिलती है, जो हमेशा ही प्रेरणादायक और ऊर्जा से आपको भरती है। सर, किस तरह के चैलेंजेस देखे गए जाते हैं इस फील्ड में अक्सर कर, चाहे गुंडे बदमाशों को लेकर हो, चाहे उनको बचाने के लिए भी कई लोग किधर न किधर से सामने आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में किस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं और क्या करते हैं? पुलिस एक हमेशा समाज में काम करती है, तो समाज में जो बुराइयां हैं, जो अपराध हैं, वो नित्य नई रूप में पुलिस के सामने आते हैं, और कोई एक पैटर्न नहीं होता किसी अपराध का। कभी वो, अब कल रात की बात बताता हूँ, तो कल रात को मैं जब सोया तो एक हाफ मर्डर हुआ था, और सुबह उठा तो एक फुल मर्डर के साथ, सूचना के साथ मेरे दिन की शुरुआत होती है। तो कोई तय नहीं होता है कि कब कैसी परिस्थिति आ जाएगी। अचानक से कभी कहीं चोरी का वाक़या होता है, तो अचानक से कभी कोई गोली चलने का वाक़या होता है। तो किसी भी प्रकार से मतलब हर समय आपको तुरंत घटना आपके सामने आती है, और फिर आपकी उसकी रणनीति क्या होगी, उससे कैसे किस तरीके से निपटा जाएगा, ये प्लान करना होता है। और तत्काल एक शॉर्ट समय में पुलिस के अपने सेट पैटर्न होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। कहीं FSL का उपयोग किया जाता है, कहीं साइबर जो हमारे थाने हैं उनका उपयोग किया जाता है, कहीं पर एक्सपर्ट जो अधिकारी होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो जैसी सिचुएशन आती है वैसे ही उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। सर, कई केसों इसमें हमने देखा है कि ऊपरी दबाव भी पुलिस पर बनता है कि अपराधी को बचाने की बात हो या उसको चीज़ें उसके ऊपर भार कम करने की बात हो, कई तरह के प्रेशर पुलिस पे आते हैं। ऐसे में पुलिस किस तरह से निपटती है? देखिए, पुलिस एक कानून बना हुआ है, उस कानून के तहत ही कार्रवाई करती है, और वो वैसे ही कार्रवाई करेगी तभी पुलिस सुचारू रूप से चलती है। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम अकॉर्डिंग टू लॉ ही चले घर। सर, आपके क्षेत्र में अपराध की दर को कम करने के लिए अगर हम बात करें तो किस तरह की पुलिस की रणनीति होती है? पुलिस का मुख्य रूप से दो काम है। एक है अपराधों की रोकथाम करना, और अपराध हो जाए तो उसको डिटेक्ट करना या आरोपियों को पकड़ना। रोकथाम करने के लिए हम लगातार, आप देखेंगे कि पुलिस पेट्रोलिंग करती है, लगातार क्षेत्र में घूमते रहती है। इसके अलावा फिक्स पॉइंट भी लगाए जाते हैं। नाइट गश्त में आप देखेंगे कि फिक्स पॉइंट में पुलिस लगी होती है हमेशा, और पेट्रोलिंग करती है, नए नए लोगों को जागरूक करती है सामुदायिक पुलिस के माध्यम से। चाहे साइबर क्राइम के बारे में लोगों को जागरूक करना हो, नशे के बारे में लोगों को जागरूक करना हो, ताकि अधिकतर अपराध आजकल साइबर क्राइम के माध्यम से हो रहे हैं। और जो नशे के कारण भी बड़े मात्रा में अपराध हो रहे हैं। 100 में से हम देखेंगे 95-97 जो एक्सीडेंट हैं वो नशे के कारण हो रहे हैं। 10 में से 5 से 7 अपराध जो है व्यक्ति नशे में इसलिए कर दे रहा है। तो ये अपराधों को रोकने का एक अच्छा जरिया है कि लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करना, नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना। तो पुलिस जो है अपराध को रोकने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है। सर, नए नए चैलेंजेस सामने पुलिस के आते हैं, हर तरह के चैलेंजेस को आपको फेस करना होता है। ऐसे में अगर अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाते हैं
क्योंकि नई नई चीज़ें जब आपके सामने आती हैं तो उसको फेस करने के लिए भी एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है। हमेशा आपने ठीक कहा कि जैसे अभी नया कानून आया है तो इसमें वीडियोग्राफी फोटोग्राफी को गवाही के कथन के समय, जब्ती के समय, गिरफ्तारी के समय अनिवार्य कर दिया गया है। तो किस प्रकार से उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी, फोटोग्राफी की जाएगी, इसके संबंध में पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है। नए नए साइबर अपराध के प्रकार आ रहे हैं तो उसको किस तरीके से डिटेक्ट किया जाए, इस संदर्भ में तकनीकी रूप से कर्मचारियों को दक्ष किया जा रहा है। और कभी कोई नया टाइप का अपराध आता है तो उसको पहले कैसे उसको डिटेक्ट किया गया, पहले कैसे उसकी विवेचना की गई। अभी जैसे रायपुर में एक फ्लाइट में बम की सूचना थी तो उसमें किस तरीके से उसको विवेचना की जाएगी, इस संदर्भ में वहाँ के विवेचक से मेरी बात हो रही थी। तो नए नए जैसे अपराध आते हैं उसको किस तरीके से डील किया जाएगा। हमारे पास अभियोजन अधिकारी के रूप में लॉ ऑफिसर होते हैं, हम उनका उपयोग करते हैं। डॉक्टर होते हैं, उनसे हम किसी मैटर में अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनसे सलाह दी जाती है। FSL फॉरेंसिक साइंस की हम मदद लेते हैं, वैज्ञानिक अधिकारियों की मदद लेते हैं। तो जैसा अपराध आता है उसको कैसे डील किया जाएगा, इसमें हम अपने सहायक एजेंसियों के भी मदद लेते रहते हैं। सर, जैसे कि अपराध नए नए किस्म के आते हैं, लेकिन अब जो है तो कानून में भी कुछ जो चेंज हुआ है, कई धाराएं चेंज हुई है, ऐसे में भी पुलिस के सामने एक नया चैलेंज देखा गया होगा। जी निश्चित रूप से, इसीलिए लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। जिस दिन से 1 जुलाई से कानून लागू हुआ उसके पहले से ही उसकी भूमिका बना दी गई थी कि नए कानून हैं, नई धाराएं हैं, इन धाराओं में किस तरीके से आप विवेचना करेंगे, जांच करेंगे, इसकी लगातार ट्रेनिंग जारी है। पहले भी दी गई थी, अभी भी दी जा रही है और आगे भी दी जाएगी। तो अपडेट होते रहेंगे, जो अधिकारी हैं उससे लाभ मिलेगा। उसका उद्देश्य कुल मिला के यही है कि आरोपियों को अधिक से अधिक सजा दिलाई जाए। जी, जैसा कि आपके क्षेत्र में अगर हम सामुदायिक पुलिसिंग की भूमिका किस तरह से है और आप इसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं? सामुदायिक पुलिसिंग अपराध को रोकने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगर लोग जागरूक हो जाएं कि आपके क्षेत्र में कोई फेरी वाला है, उससे आप अलर्ट रहें। कोई सोना की धातु चमकाने के नाम पे आपको ठगता है, कोई आपको सस्ते लालच शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पे आपको ठगता है। अभी साइबर में नए नए अपराध की तकनीक आ रही है, डिजिटल अरेस्ट। अभी रायपुर में ही कोई एक पीड़ित इसका शिकार हो गया, जिसमें बताया जाता है कि कई तरीके से इसमें आरोपी जो है पीड़ित को फंसाते हैं। कि अभी एक तकनीक है कि आपका माल पकड़ा गया है कस्टम में और उसमें था गांजा पकड़ाया है और आपके आधार कार्ड का उपयोग हुआ है और आपके नाम पे हम अरेस्ट वारंट लगा रहे हैं। इस तरीके से एक काल्पनिक पुलिस स्टेशन, फर्जी पुलिस स्टेशन बना के उसको अरेस्ट करके उससे ब्लैकमेलिंग करके पैसे की वसूली की जाती है। जैसा कि हमारा अगला सवाल ये था कि तकनीक का उपयोग आप कैसे कर रहे हैं, लेकिन सर एक चीज़ ये देखी गई है, जिस तरह के साइबर की बात हो, जो आपने जिस तरह के क्राइम अभी डिस्क्राइब किए, इनमें लेट लतीफ़ी देखी जाती है और जो इससे प्रभावित हुआ है उसको कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे स्थिति को निपटने के लिए क्या प्लानिंग? अभी हम लोगों को इसका जो सबसे अच्छा मेरे को लगता है कि साइबर क्राइम से निपटने का तरीका है वो है जागरूकता। लोगों को जागरूक करिए। तो हम लोगों ने बड़े पैमाने पर अभी 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक बहुत व्यापक पैमाने पर राजनांदगांव जिले में साइबर जागरूकता, नशे के संबंध जागरूकता अभियान चलाया। इसके लिए हम लोगों ने नवरात्रि में जो डोंगरगढ़ में बड़ा मेला होता है वहाँ पे लोगों को साइबर अपराध के बारे में बताए, अपराध हो जाए तो क्या करें। इसके अलावा दशहरे के लिए जो बड़े बड़े आयोजन थे दशहरा स्थल में, वहाँ पे जाके अधिकारी जाके लोगों को जागरूक किए। इसके अलावा लगातार स्कूल कॉलेजों में जाके जागरूक किए। इस संदर्भ में राजनांदगांव पुलिस को गोल्डन बुक ऑफ अवार्ड से मिला भी है, नवाजा गया है। तो 1 लाख लोगों से को हम लोगों ने 1 लाख से अधिक लोगों को साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी, ताकि एक बार अपराध होने पे आरोपी को पकड़ना एक थोड़ी सी समय साध्य प्रक्रिया है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि एक बार अपराध हो जाए, पहले अपराध हो जाए तो 1930 एक टोल फ्री नंबर है, उसमें आप फ़ोन करिए तो आपका पैसा होल्ड होने में मदद मिलती है। और इसके अलावा FIR करके हम फिर आरोपी को पकड़ने की प्रक्रिया करते हैं। तो पहले तो अपराध रुकने का प्रयास करते हैं, अपराध हो जाए तो उसको आरोपी को पकड़ने का प्रयास करते हैं। सर, आम जनता की अगर हम सुरक्षा की बात करें और ख़ास तौर से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करें, तो हालांकि पुलिस काफ़ी मेहनत कर रही है, लेकिन योजनाएं किस तरह की है इसकी? महिला सुरक्षा के संदर्भ में महिलाएं एक सॉफ्ट टारगेट हैं, तो आरोपी उनको निशाना साधने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम जहां भी महिला बच्चे रहते हैं
वहाँ हम प्रयास करते हैं कि हमारा पुलिस बल मौजूद हो, पुलिस स्टाफ मौजूद हो। इसके अलावा भी उनसे संपर्क में रहते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो आप तत्काल हमसे संपर्क करिए। महिला संबंधी अपराध में अधिकारी और जो वैसे बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, तत्काल अगर कोई महिला संबंधी अपराध होता है तो उसमें आरोपी को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। जी सर, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से महिलाओं की हम अगर बात करें, चाहे दिन का समय हो या रात के समय हो, कभी कई ऐसे इलाके देखने को मिलते हैं जहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक ज़रूरत महसूस होती है। ऐसे में महिलाओं को किस तरह के अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए? साथ ही साथ सर एक चीज़ और देखी गई, जिस तरह का नशा शहर में फैल रहा है, उसको लेकर माता पिता जो है अपने बच्चों को किस तरह से सहेजे, किस तरह से तालीम दे कि इस ओर उन्हें जाना ना पड़े? पहली बात तो महिलाओं की अपन करते हैं, महिला सुरक्षा के लिए लगातार जो पुलिस तो प्रयास करती ही है। इसके अलावा जब भी महिलाओं के पास हमेशा एक ऐसे व्यक्ति का नंबर होना चाहिए, एक ऐसी संस्था का नंबर होना चाहिए कि जब वो समस्या में पड़े तो उनसे संपर्क कर सके। पुलिस का जो नंबर है 112 याद रख लीजिए इसको। साइबर अपराध में फंस जाते हैं आप तो 193 जो ये नंबर याद रख लीजिए। इसके अलावा अपने गार्जियन को, अपने माता पिता को, अपने शिक्षक को ज़रूर कोई भी बात बताएं। कोई भी व्यक्ति आपसे अकेले मिलने बुलाता है तो अकेले ना जाएं, सहेली को साथ लेके जाएं, माता पिता की जानकारी में जाएं। किसी भी अनजान व्यक्ति से आप इजीली दोस्ती अगर फेसबुक, इंस्टा इत्यादि के माध्यम से होती है तो इसकी जानकारी हमेशा अपने किसी व्यक्ति को दे के रखें और अलर्ट रहें। ये मान के चले कि फ्रॉड है, तभी आप उससे सही तरीके से डील कर सकेंगे, क्योंकि वो काल्पनिक होता है तो महिलाओं को बहुत सॉफ्ट तरीके से शिकार बनाया जाता है। तो अपने कोई भी पर्सनल जानकारी, पर्सनल इमेजेस, पर्सनल फोटोग्राफ्स किसी अनजान व्यक्ति को कभी ना दें। इससे वो आपको भविष्य में ब्लैकमेल का शिकार बना सकता है। कोई भी अपराध होता है तो पुलिस के सामने जरूर जाएं। पुलिस में महिला अधिकारी आपसे पूछताछ करेगी, कोई मेल ऑफिसर आपसे पूछताछ नहीं करेगा। कभी घबराए नहीं, किसी भी प्रकार से संकोच ना करें। पुलिस का आप अधिकतम उपयोग करें, पुलिस आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। दूसरी बात, नशा जो है, जो नशा रोकने की संस्थाएं, आबकारी विभाग, पुलिस विभाग, ये तो लगातार कार्रवाई करता ही है, पर नशा आता कहाँ से? तो समाज का ये एक कुछ लोगों में इसको स्वीकार्यता है, तो नशे को कभी भी स्वीकार्यता ना दें। माता पिता हमेशा अपने बच्चों पे नज़र रखें कि कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस अवस्था में आ रहा है, उसके साथ बातचीत करें, काउंसलिंग करें। आजकल बच्चे बड़े संवेदनशील होते हैं, तो जैसे बच्चे की तासीर है उस तरीके से उससे बातचीत करें। आवश्यकता पड़ने अगर बहुत ज़्यादा शिकार हो गया है तो मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्ति केंद्र है, इसके अलावा भी प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र में इसमें उपयोग करें और उसको नशे से दूर करें। काउंसलिंग करेंगे, माता पिता ही बच्चे के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। समझाएं उसको कि नशा से भविष्य जो है वो उसका अंधकार में हो जाएगा। तो मेरा सभी माता पिता से अनुरोध है कि अपने बच्चों को नशे के संबंध में शुरू से ही जागरूक करें। मतलब कुल मिला के शुरू से बच्चों को एक ऐसा माहौल देने की ज़रूरत होती है। घरों में अपने माँ बाप ऐसा माहौल दे सकते हैं कि बच्चा उस ओर सोचे ही ना। अगर वो सही लोगों में उठेगा, सही लोगों में बैठेगा, तो इस तरह की नौबत आएगी नहीं कि वो किसी भी तरह के ऐसे नशे से शिकार हो सकता है। जी सर, अगर हम राजनांदगांव की बात करें तो शहर में नशे के मामले में लगातार जो है तो हमने देखा है कि बढ़ोतरी हो रही है, और कई क्षेत्रों में जो युवा जो अपराध से दूर रखने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सर यहाँ पे जिस तरह के नशा, जो छोटा छोटा नशा है, वो अपराध की तरफ जो है तो नौजवानों को बढ़ा रहा है। इसके लिए इसमें अब नशे के नए नए प्रकार आ रहे हैं। पहले शराबी नशा का प्रकार हुआ करता था, उसके बाद गांजा आया, फिर अब आधुनिक समय में टेबलेट्स भी आ गई हैं। तो युवाएं जो हैं लगातार नशा करते हैं, तो हम नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते रहते हैं। इसमें एक तो नशे के संबंध में लोगों को जागरूक करते हैं, दूसरा लगातार शराब के अड्डों पर हो गया या कोचिया हो गया तो उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। गांजा अगर कहीं बिक रहा है तो गांजे पे कार्रवाई करते हैं। अभी हमने एक उड़ीसा से गांजा आ रहा था, तो उड़ीसा से गांजा जो आ रहा था उस यहाँ पकड़ा। इसके अलावा जो उड़ीसा से जो गांजा बेचने वाला था जी, उसको पकड़ा। मध्य प्रदेश में गांजा जहाँ बिकने जा रहा था उसको पकड़ा। तो पूरी एक चेन को ध्वस्त किया हमने। इसके अलावा भी लगातार बॉर्डर में हम चेक पोस्ट लगाकर, मुखबिर लगाकर जो है नशे पर कार्रवाई करते हैं। आसपास के एरियो में भी सूत्र लगाकर अपन लगातार जो है शराब हो, गांजा हो, टेबलेट हो, किसी प्रकार का नशा हो, उसको उस पर जीरो टॉलरेंस है
लगातार कार्रवाई की जाती रहती है उस पर। जी, अगर आपातकालीन सेवाओं की बात करें तो आपके जो क्षेत्र में बेहतर बनाने के लिए पुलिस अब किस तरह के कदम उठा रही है? आपातकालीन सेवाओं की बात की जाए तो पुलिस के पास एक बहुत अच्छा माध्यम है 112, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 112 थाने के अलावा एक गाड़ी होती है जो फिक्स स्थानों पर रहती है, और जैसे ही उसको कोई आपातकालीन परिस्थिति की सूचना मिलती है तत्काल रिस्पांस करती है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 15 मिनट है, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग औसत आधे घंटे में पुलिस आपके पास पहुंच जाती है। इसके अलावा हर थाना क्षेत्र में एक पेट्रोलिंग रहती है जो 24 घंटे कार्यरत रहती है। जहां उसको सूचना मिलती है किसी प्रकार की तो तत्काल पुलिस पहुंचती है। इसके अलावा थानेदार हो या अन्य वरिष्ठ अधिकारी हो, ये अकॉर्डिंग टू सूचना लगातार काम करते रहते हैं। हर अधिकारी चाहे किसी भी स्तर का हो, जिले स्तर पे वो पेट्रोलिंग करता है, नाइट गश्त करता है। हम लोग कॉम्बिंग गश्त भी यहाँ पर लगातार करते रहते हैं रात के समय में कभी अचानक। तो इससे अपराधियों में एक भय व्याप्त रहता है कि किसी प्रकार की वो गलत हरकत करने से घबराएं। सर, सूचनाओं की अगर बात करें, जैसे आपातकालीन हम उसमें बात करते हैं, अगर तो अगर सूचनाओं की बात करें तो पुलिस के पास सूचनाओं के लिए जो आपातकालीन स्थिति में जिस तरह से तेज़ी से आना चाहिए, या उसके लिए कुछ नई चीज़ आई है या एक ही उस पर चल रही है अभी पुलिस? पुलिस लगातार सूचनाओं के लिए नई नई चीज़ें ईजाद करती रहती है। जी, जैसे एक तो हो गया कि पुलिस का कंट्रोल रूम पहले नंबर हुआ करता था, आधुनिक समय में 112 आ गया। इसके अलावा अब आप व्हाट्सएप से भी मैसेज कर दीजिए, सारे अधिकारियों के व्हाट्सएप नंबर पब्लिक में फ्लैश कर दिए गए हैं। आप किसी भी अधिकारी को किसी समय फ़ोन कर सकते हैं, 24 घंटे उनके लिए CUG नंबर या सरकारी मोबाइल दिए गए हैं, सरकारी नंबर दिए गए हैं हर अधिकारी के पास, ताकि वो कभी भी किसी भी समय की सूचना ले सके। अच्छा, केवल पीड़ित ही नहीं, पीड़ित का कोई जानकार व्यक्ति भी पुलिस को सूचित कर सकता है कि कोई घटना उसके परिचित के साथ हो रही है, तो पुलिस उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करती है। जी, अब हम खुद एक डिपार्टमेंट के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो आपके क्षेत्र में पुलिस सेवा के भविष्य की योजनाओं और लक्ष्य की अगर बात करें तो क्या है? एक अपराध मुक्त समाज जो है वो पुलिस का हमेशा किसी भी पुलिस अधिकारी का लक्ष्य होगा। इसके अलावा हर क्षेत्र की अपनी समस्याएं होती हैं, उस अकॉर्डिंग लक्ष्य तय किए जाते हैं। जैसे राजनांदगांव में अगर बात करें तो एक जो छोटे मोटे अपराध होते हैं इसके लिए तो पुलिस लगातार कार्य करती ही रहती है। इसके अलावा यहाँ एक ट्रैफिक जो है बड़ा एक चैलेंज हमारे पास, क्योंकि सड़कें जो हैं वो उनकी सक्रिय होती गई हैं और गाड़ियों का लगातार दबाव बनता गया है। तो किस प्रकार से ट्रैफिक को सुधारा जा सकता है, नए पार्किंग स्थल कैसे खोजे जा सकते हैं, तो इसके लिए हम निगम के साथ लगातार बैठ के चर्चा करके उसको एक्शन में लाते रहते हैं। अभी दीपावली के समय हमने कुछ 1 वे जारी किए, कुछ जगह 4 व्हीलर को बंद कराया, तो इससे काफ़ी सुगमता हुई। इसके अलावा CCTV माननीय कलेक्टर साहब और SP साहब के माध्यम से जिले में लगाए जा रहे हैं, ताकि एक बार जब कोई अपराध घटित कर देता है तो CCTV होने से हमको आरोपी को पकड़ने में, अपराध को डिटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो इस दिशा में एक काम हो रहा है। जो पहले भी CCTV लगे थे उससे हमको अपराध में काफ़ी सुगमता मिल रही है, नए लग जाएंगे तो एक पुलिस की तीसरी आंख जो है और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। सर, हमने अक्सर कर देखा है कि लगातार पुलिस की अगर हम बात करें तो इस डिपार्टमेंट पे अगर हम बात करें उगाही के रूप में या कुछ लेन देन की अगर बात करें तो इस तरह के आरोप हमेशा लगते आए हैं। क्या इन चीज़ों को सर सुधारा जा सकता है या ये चीज़ें एक उसका एक हिस्सा बनते जा रही है? देखिए, ट्रेनिंग हमेशा पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में ट्रेनिंग दी जाती है कि कभी कोई गलत चीज़ों में ना पड़े, और अधिकांश पुलिस अधिकारी निश्चित रूप से इन गलत चीज़ों से दूर ही हैं, तभी जनता का जो है पुलिस के प्रति विश्वास है। आज भी पहला कोई भी व्यक्ति समस्या में पड़ने पर सबसे पहले पुलिस को ही याद करता है, चाहे आग लगे, चाहे सांप काटे, चाहे किसी प्रकार की स्थिति हो। दूसरा, अगर कोई अधिकारी गलत करता है तो उसके लिए उस अकॉर्डिंग सज़ा भी दी जाती है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। सर, हमारे इंडिया टाउन न्यूज़ के दर्शकों और हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, अपराध के ताल्लुक से हो या नशे की बात हो, क्योंकि शहर में जिस तरह से नशा धीरे धीरे नौजवानों की नसों में बढ़ रहा है, उसे रोकना और उन्हें किस तरह का संदेश देना चाहिए? देखिए, नशा कभी भी किसी रूप में अच्छा नहीं होता है। एक शॉर्ट टर्म एक उम्र होती है, व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों के प्रभाव में आकर नशे की गिरफ्त में आ जाता है, और उससे न केवल उसका स्वास्थ्य खराब होता है, सामाजिक रूप से भी बहिष्कृत होता है, ये दृष्टि से देखा जाता है। और
उससे कई प्रकार की उससे गलतियां होने की संभावनाएं बनी होती हैं। तो नशे से हमेशा आपके माध्यम से मैं युवाओं से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि नशे से दूर रहें। दूसरा, संघर्ष का कोई विकल्प नहीं है जी। एक औसत आदमी भी, एक औसत व्यक्ति स्कूल के समय में, कॉलेज के समय में औसत विद्यार्थी भी मेहनत करके अच्छी से अच्छी जगह जा सकता है। मेहनत का, संघर्ष का कोई विकल्प नहीं है। कभी भी जीवन में हताश नहीं होना है। समय अगर रात होता है तो भोर भी होगा, सुबह भी होगी, दिन भी होगा, दोपहर भी होगी। इस चीज़ को हमेशा याद रखें। समय परिवर्तनशील है। मेहनत करें, समय का अधिकतम उपयोग करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। बहुत ही प्यारा मैसेज, देशवासियों के लिए ही नहीं, प्रदेशवासियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी ऐसी ही एक शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।